हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम केवीएस एनबीएस टीयर 1 के लिए जीके जीएस की श्रृंखला देखने वाले हैं और इसको शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहले जो है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो है, अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो यूपीपीएससी हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपके जो जीके जीएस का सेक्शन है इसमें केवीएस और एनबीएस में टीयर 1 के लिए, इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आपसे पूछी जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो हम जो है सचिन सर की बुक में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा लगातार हमारी जो है यूपीपीएससी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको यूपीपीएससी के द्वारा कराए गए जितने भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री से या मिडाइवल हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। और एक बार हम जो है हिस्ट्री कवर कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी, और इसी के क्रम में आपको इकोनॉमिक्स और सारी चीज़, पॉलिटी, ये सभी देखते हुए चलेंगे। तो अभी आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, और इसमें भी आपको जो है स्पेशली आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस बुक को परचेज करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। तो हम देर न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे और देखते हैं अपने सेशन का जो है पहला प्रश्न। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा पाषाण स्थल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया, मतलब जो है भारत से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पर भीमबेटका आपका जो है ये पूरा पाषाण स्थल है, ये भी भारत में है। होसंगी गुफा है, ये भी आपका कुरनूल भी है, लेकिन बराबर की गुफाएं जो है ये पूरा पाषाण स्थल जो है ये भारत से संबंधित नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बराबर की गुफाएँ हैं ये एंशिएंट या प्राचीन समय की नहीं है, पूरा पाषाण स्थल ये नहीं है, याद रखिएगा, ये बाद की बात है। तो इसका डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बराबर की गुफाएं जो है ये मौर्य काल में जो है निर्मित कटशिला गुफाएं हैं, मतलब पट्टा, ये जो है पत्थरों को काट कर ये जो है गुफाएं बनाई गई थी, और इसको जो है आजीविक संप्रदाय को दे दिया गया था रहने के लिए। और भीमबेटका, होसंगी और कुरनील, ये तीनों जो है आपका करनूल जो है ये तीनों भारत के वास्तविक पुरापाषाण स्थल माने जाते हैं। इसी कारण बराबर गुफा इस सूची में जो है पुरापाषाण स्थल नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन था। देखिए, द्वारका। अब ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए, द्वारका नहीं है, और मुजरिस भी नहीं है, और सांची भी नहीं है। हड़प्पा आपका जो है ये एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्यों है तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, नालियों की उन्नत प्रणाली आदि शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहली खोज यहीं हुई थी। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है अब कौन सा युगीन थी। देखिए, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, और आप सभी लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि कांसे के बने हुए बहुत सारे जो है यहाँ से औजार, बर्तन और मूर्तियाँ मिली हैं, इसीलिए इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है एक्सप्लेनेशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांसे से औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बड़ी मात्रा में बनाते थे, और कांसा, तांबा और राग की मिश्र जो है धातु होती है। कांसा जो है ये तांबा और राग को मिलाकर जो है ये बनाई जाती है। इसका उपयोग इस काल में अत्यधिक विकसित था, इसलिए यह सभ्यता स्पष्ट रूप से कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आप सभी लोगों ने अगर पहले भी पढ़ा है तो जानते होंगे, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड मैन, या मृत पुरुषों का जो स्तूप है, इसे जो है हम कहते हैं किसको,
तो मोहनजोदड़ो को। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, माउंड ऑफ द डेड मैन, या मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या मृत पुरुषों का जो है स्तूप। कई भाषा में मतलब अर्थ जो है यही निकल कर आना चाहिए, मृतकों का टीला, और यही आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है, और सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला या मृत पुरुषों का जो है स्तूप, ऐसा कहा जा रहा है। और इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार और नर्तकी के प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। अगला सवाल देखिए, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित जो है संबंधित पुरास्थल है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, बनावली हरियाणा के कौन से ज़िले में है, ये आपको बताना है। सिरसा में है, या कुरुक्षेत्र में है, या आपका फतेहाबाद में है, या आपका जींद में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फतेहाबाद। ये फतेहाबाद में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। इसकी खोज जो है आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से प्री हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के जो है प्रमाण मिलते हैं। मतलब हड़प्पा के पहले भी, हड़प्पा के और हड़प्पा के बाद के भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। मिट्टी से बने हल, जौ के दाने और जल निकासी की प्रणाली के प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है। लोथल क्या था, बंदरगाह था, आप सभी लोग जानते हैं। और लोथल कहाँ था, तो ये गुजरात था। ठीक है, तो ये लोथल हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल हैं, आप आसानी से जो है कर ले जाएंगे। बस आपको एक बार रिवीजन करना है। बाकी जितने भी छात्र हैं वो लगभग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही होंगे। आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, और ये सारी चीज़ें आपका अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है जीके जीएस का सेक्शन आसानी से निकल जाएगा। बाकी हमारी कंप्यूटर लिटरेसी की भी क्लासेज आपकी लगातार चल रही हैं। कल पहली क्लास हुई थी, 2-4 दिन में जो है हम सारे कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित सवालों को ख़त्म कर देंगे। देखिए, लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक प्रमुख पुरास्थल है, और यहाँ विश्व के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक मिला है। इसकी खुदाई 1954 से 1960 के बीच पुरातत्व सर्वेक्षण ने की थी। लोथल समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, ये आपको बताना है। तो अमरी, कोटदीजी, या हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो। तो आपको जानते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो मिला था ये हड़प्पा ही मिला था, और इसी की खुदाई की गई थी। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज 1921 में पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर हड़प्पा स्थल पर हुई थी, और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके ठीक अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा के बाद जो है चन्नूदड़ो, सुरकोटदा और रोपड़, कालीबंगा और बनावली जैसे कई स्थल जो है खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं लोथल ये एक प्रकार का बंदरगाह था, जो है गुजरात में है। ठीक है, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, लोथल आईवीसी का प्रसिद्ध, ये मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर शॉर्टकट में आईवीसी लिखा गया है, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, इसका एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। यह साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच स्थित था। इसकी खोज SR राव की टीम ने की थी। यहाँ पाया गया डॉकयार्ड विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। अब देखिए, ये सवाल कब पूछा गया था, तो NBS TGT में पूछा गया था। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर ऐड भी किए गए हैं, तो आप इसको भी देखिएगा। देखिए, ये NBS TGT में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अभी मैं सब क्वेश्चन आपको बताते हुए चलूँगा कि ये कब कब पूछा गया था। देखिए, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो है कौन सा स्थल था, तो ये हड़प्पा था। हड़प्पा इसका देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती क्या हुआ है। देखिए, हड़प्पा तो लिखा है और यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखा है, तो आप लोग इसको मत सही मानिएगा, हड़प्पा ही सही मानिएगा। ठीक है, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए, KVS TGT 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक, और यहीं सबसे पहले इसके प्रमाण मिले। इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। आज तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 से अधिक हड़प्पाकालीन स्थल जो है खोजे जा चुके हैं। देखिए, अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार जो है कहाँ पाया गया। तो महान स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। मोहनजोदड़ो में बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, ये भी सवाल आपका कब पूछा गया था, तो ये आपका
एनबीएस का सवाल है। देखिए, महान स्नानागार जो है ग्रेट बाथ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है और यह जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसकी निर्माण शैली अत्यंत उन्नत जलरोधी तकनीक दर्शाती है। माना जाता है कि यहाँ धार्मिक या सामुदायिक स्नान किए जाते थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? समुद्री व्यापार के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो जहाँ पर जो है बंदरगाह होगा वहीं से आपके समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन से नगर में आपका कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बंदरगाह है वो आपका लोथल ही है, तो लोथल आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये एनवीएस 2016 का सवाल है। देखिए एनवीएस 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बंदरगाह नगर था और यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जैसे मनके, मोती, जवाहरात आदि। इन वस्तुओं को पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक निर्यात किया जाता था। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी देखिए, अब जब पिछली बार पूछा गया था कि या मतलब समुद्री व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। अब आपसे ये पूछ सकता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, लोथल की जो है खोज किसने की थी या लोथल की खोज कब हुई थी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो है सवाल बन सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन था? बार बार आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, केवल लैंग्वेज बदल के। तो ये आपका लोथल था, ठीक है, ये लोथल था आपका, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है, तो कौन से नदी के स्थल पर? तो हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ 12 कोठियों वाला अन्नागार श्रमिक आवासों के अवशेष मिले हैं। यहाँ स्थल सबसे पहले यह स्थल जो है सबसे पहले खोजे गए हड़प्पा नगरीय केंद्रों में से एक है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? ये आपको बताना है। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, ये आपको बताना है। तो इनकी जो लिपि होती थी वो चित्रात्मक होती थी, याद रखिएगा, चित्रात्मक होती। चित्रों के माध्यम से जो भी अवशेष मिले हैं उसमें आपको भाव चित्रात्मक जो है लिपि देखने को मिली है। तो ये आपका ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि का प्रयोग करते थे और यह लिपि चित्रों और चिन्हों से मिलकर बनी होती थी। इसे अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। बार बार क्यों लिखा जा रहा है कि दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल कौन सा है? हरियाणा के हिसार जिले में जो है वो कौन सा है? तो आलमगीर आपका जो है उत्तर प्रदेश में है और धौलावीरा, लोथल ये सभी गुजरात में है। कालीबंगन आपका जो है राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका जो है ये आपके हरियाणा के हिसार जिले में है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी, सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात, और अगर हम बात करें कालीबंगन की तो राजस्थान में। बाकी राखीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार जिले में। देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। इसकी खुदाई 1997 से 99 के बीच में अमरेंद्र नाथ ने की थी। यहाँ से 7 स्तूप, दुर्ग, अनाजागार और अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में गिना जाता है। अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किस पुरातत्वविद को जाता है? अब किसको दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा था अभी कि 1921 में तो 1921 में किसने खोजा था? तो राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1921 या 22 में जो है हम कह सकते हैं राखलदास बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है ये आपका स्थित है। तो 1921 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। याद रखिएगा यह स्थल कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरीय केंद्रों में शामिल था। अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा शाही प्रभुत्व स्थापित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ किस पशु का बलिदान देना अनिवार्य था? ऐसा माना जाता है कि कौन से पशु का बलिदान इसमें दिया जाता था? तो वैसे तो ये सवाल जो है थोड़ा सा अटपटा है। दान नहीं होता था, यहाँ पर जो है बलिदान नहीं होता था, यहाँ पर एक घोड़ा छोड़ा जाता था
और वो घोड़ा जो है जहाँ जहाँ भी जाता था, और या तो राजा की आप जो है आश्रित स्वीकार करें और उनको जो है सुप्रीम माने, या तो फिर उनसे युद्ध करें, ऐसा कहा जाता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये कहा जाता है कि घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा को सही माना गया है, तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अश्वमेध यज्ञ भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही सत्ता सिद्ध करने हेतु किया जाता था। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को छोड़ा जाता था और अंत में जो है उसका बलिदान दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। पुष्यमित्र, शुंग और समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने भी इस यज्ञ का आयोजन किया था। देखिए श्वेताश्वर उपनिषद किस वेद से संबद्ध माना जाता है, ये आपको बताना है। श्वेताश्वतर जो है श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद से संबंध माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका संबंध जो है यजुर्वेद से है। देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद जो है यजुर्वेद में संहिताबंध एक प्राचीन उपनिषद है और इसे 108 उपनिषदों में 14वें स्थान पर रखा गया है। इस उपनिषद में 6 अध्याय और 113 मंत्र या छंद हैं और यह वेदांत परंपरा का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए, रामायण महाकाव्य की रचना किस प्राचीन ऋषि के द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं रामायण की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है क्योंकि यह संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। इसमें भगवान राम के जीवन, आदर्शों और वनवास की कथा जो है वर्णित है। वाल्मीकि को आदिकवि के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भगवत गीता किस महाकाव्य का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है, ये आपको बताना है। भगवत गीता जो है किस महाकाव्य का अभिन्न हिस्सा माना जाता है? तो ये 20वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है महाभारत हो जाएगा। इसी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है उपदेश दिया था और इसी को जो है भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है और इसकी रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक शामिल हैं। गीता में ज्ञान, भक्ति योग और कर्मयोग की विशद व्याख्या दी गई है। अगला सवाल देखिए, आदि शंकराचार्य जिनका भारतीय दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव रहा है, उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? अभी मैंने कल ही ये सवाल आपको पढ़ाया था अपनी यूपीपीएससी हिस्ट्री वाले जो है क्लास में। तो इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म केरल के कार्ली में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आदि शंकराचार्य का जन्म जो है केरल के कार्ली में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जिनसे सनातन परंपरा को मजबूती मिली। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अब वो कौन कौन से 4 मठ थे ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए भगवत गीता में कुल कितने श्लोक या छंद पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इसमें जो है 18 अध्याय महाभारत में और 700 श्लोक हैं और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 700। ठीक है, बी विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प। देखिए भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। कुल 18 अध्याय इसमें शामिल है और 700 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश जो है ये दिया था। अगला सवाल देखिए, अणुव्रत सिद्धांत का वर्णन किस धर्म में मिलता है? अणुव्रत सिद्धांत का जो है वर्णन किस धर्म में मिलता है ये आपको बताना है। 23 नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जैन धर्म में। ठीक है, सी विकल्प में ये आपका सही हो जाएगा। जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में जो है 5 मूल शिक्षाएँ हैं जिसको आप जानते होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और जो है ब्रह्मचर्य। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनुव्रत कहलाते हैं, याद रखिएगा। और इन सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ और महावीर दोनों ने किया। अनुव्रत साधारण गृहस्थों के लिए बनाए गए नैतिक नियम है। ये जैन आचार संहिता का आधार माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। इनका जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ पर किए शिलालेख में बुद्ध के जन्म का उल्लेख है और उनका जन्म शाक कुल की महारानी माया देवी से हुआ था। लुम्बिनी बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक प्रमुख स्थान है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य को बौद्ध धर्म के विकास और बौद्ध परिषदों के कारण बौद्ध संस्कृति का केंद्र कहा जाता है? ये आपको बताना है। बौद्ध संस्कृति का केंद्र जो है किसे कहा जाता है?
ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बिहार हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं लगभग जो बौद्ध धर्म का उदय भी यहीं से हुआ है और जैन धर्म का उदय भी लगभग यहीं से हुआ है। और बहुत से महापुरुष बौद्ध धर्म और जैन धर्म के थे जो बिहार से संबंधित है, इसीलिए इनको जो है बौद्ध संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। देखिए बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी संगीति का आयोजन भी हुआ था। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म के महान स्थलों में शामिल किए जाते हैं। इसीलिए बौद्ध को जो है बिहार को बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल और जो है बौद्ध संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गौतम बुद्ध के समय का समकालीन नहीं है। देखिए सबसे पहले ये आप ये पढ़िए कि नहीं है। कौटिल्य, नागार्जुन, कनिष्क और महावीर। अब इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो कौटिल्य जो है ये इनके समकालीन नहीं है, याद रखिएगा कौटिल्य नहीं है। ठीक है, ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी नागार्जुन और कनिष्क और जो है महावीर ये गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन, कनिष्क बौद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण विद्वान थे, परंतु वे बाद के काल में आए थे। और कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, बुद्ध के समय के नहीं। इसलिए कौटिल्य बुद्ध के समकालीन नहीं माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर पहला विकल्प जो है सही माना गया है। देखिए निम्नलिखित बौद्ध स्थलों में से किस स्थान की संरचना तरासे गए पत्थरों से निर्मित नहीं है। निम्नलिखित बौद्ध स्थलों में से किस स्थान की संरचना जो है ये तरासे गए पत्थरों से निर्मित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये नागार्जुन कोंडा हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए अजंता, कार्ली और नासिक ये सभी जो है गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ठीक है, और ये सभी जो है बौद्ध गुफाएं हैं। नागार्जुन कोंडा एक स्तूप है और पुरातात्विक परिसर है जो पुराने के अवशेषों पर जो है आधारित है। अगला सवाल देखिए, भारतीय दर्शन की कुल कितनी रूढ़िवादी दर्शनों की परंपराएं हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। तो षड का मतलब कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि षड का मतलब जो होता है ये 6 होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक स्कूल न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को षड दर्शन कहा जाता है। ये वेदों को प्रमाण मानते हैं। इनमें अधिकांश कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था रखते हैं। इन शिक्षाओं का उद्देश्य आत्मज्ञान, मोक्ष और जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध संघ द्वारा कुल कितनी बौद्ध परिषदों का आयोजन इतिहास में मान्यता प्राप्त है। तो बौद्ध संघ के द्वारा 4 बौद्ध परिषद हुई थी, याद रखिएगा 4 बौद्ध परिषद, जिसमें से 3 कहाँ पर हुई थी, तो 3 तो केवल बिहार में हुई थी। ठीक है, 3 तो केवल जो है आपके बिहार में हुई थी और एक आपकी जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है लेकिन इतिहास में जो है ये 6 माना जाता है, याद रखिएगा। और अभी 2 कौन सी हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए बी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि 4 आप पढ़ते हैं इसीलिए आप सबके दिमाग में जो है 4 ही जाता है। देखिए पहली जो बौद्ध परिषद थी वो 483 ईसा पूर्व जो है राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरी जो है 383 में वैशाली में। और जो तीसरी है वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। और चौथी जो है ये 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। 5वीं कहा जा रहा है कि जो है मांडले या बर्मा में। ठीक है, और छठी जो है वो 1954 में रंगून और बर्मा में। ये 6 बौद्ध परिषद जो है इनका प्रमाण जो है इतिहास में मिलता है, ऐसा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, आदि शंकराचार्य। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि सभी लोग जो है 4 पढ़ते हैं तो 4 ही जानते होंगे, लेकिन ये 6 है। देखिए आदि शंकराचार्य ने लिखित में से किस दार्शनिक मत का प्रचार प्रमुख रूप से किया था। तो आप सभी लोग जानते हैं इन्होंने अद्वैत वेदांत का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, अद्वैत वेदांत का। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका जो है जो सही जवाब हो जाएगा अद्वैत आपका जो है बी विकल्प में है, इसीलिए बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। इन्होंने अद्वैत वेदांत का जो है प्रतिपादन किया था। देखिए आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकत्व की व्याख्या की। उनके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और जीव व जगत उसी के रूप है। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और वेदांत को एकजुट रूप में प्रस्तुत किया। अगला सवाल देखिए, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत परंपरा की स्थापना जो है किस महान आचार्य ने की थी, ये आपको बताना है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य जी के द्वारा जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन की जो है परंपरा
का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था और यह श्री वैष्णव परंपरा का जो है मूल सिद्धांत है। इस मत में ईश्वर जी और प्रकृति तीनों का विशिष्ट संबंध माना जाता है। रामानुजाचार्य ने भक्ति और विशिष्ट ईश्वरवाद को प्रमुख रूप में स्थापित किया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि किस वेद को मुख्यतः संगीत, स्वरों और गान पर आधारित माना जाता है। तो ये आपका सामवेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सामवेद को जो है मुख्यतः संगीत, स्वरों और गाने पर जो है या गान पर आधारित माना जाता है। देखिए, साम का अर्थ ही होता है संगीत या गान, और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत भी कहा जाता है। इसमें यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का संहिता रूप में मिलता है और सामवेद में लगभग जो है 1875 या 1875 ऋचाएँ पाई जाती हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों में सम्मिलित शिक्षाओं के लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों में सम्मिलित शिक्षाओं के लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इन्हें कैनन ऑफ जो है स्क्रिप्चर्स भी कहा जाता है और इसमें 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और जो है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम मिलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है कैनन कहते हैं। ठीक है, देखिए इस बुक में जो है मिसप्रिंट बहुत है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कैनन कहेंगे। ये आप डी विकल्प कर लीजिएगा। ठीक है, जब पीडीएफ मिले तो आपको ये डी विकल्प कर लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कैनन कहते हैं। स्कैनन नहीं कहते हैं, इसको कैनन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में से किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में से किस भारतीय कला की शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसमें जो है गांधार शैली आपको दिखाई देती है। ठीक है, गांधार शैली बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बामियान बुद्ध प्रतिमाएं 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित की गई हैं और ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर को तराशकर बनाई गई थी। इन मूर्तियों में ग्रीक रोमन प्रभाव वाली गांधार शैली कला जो है स्पष्ट रूप से दिखती है। 2001 में तालिबान द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जो यूपीपीएससी की सीरीज चल रही है उसमें आपको मैंने बताए हैं। देखिए, हमारे सेशन का जो आखिरी सवाल है ये आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पतन के बाद जो है ये आपको भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर जो है आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इनमें से तीनों भी आपका सही नहीं है। इसके बाद जो है आपका महाजनपद युग आया था। ठीक है, महाजनपद युग आपका डी विकल्प में दिया गया है, तो याद रखिएगा महाजनपद युग। ठीक है, महाजनपद युग जो है ये आपका शुरू हुआ था किसके बाद? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, ऐसा माना जाता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखेंगे, और अगर इस सेशन को आपका प्यार मिलता है और आपका सपोर्ट मिलता है तो हम इसको और आगे जो है लंबी क्लास लेकर आने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री को और अच्छे से देखना चाहते हैं और केवल पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी हिस्ट्री की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको डीपली देखने को मिलेगी और सारे के सारे जो है पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।